नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने उत्तराखंड में केजरीवाल का तीसरा दौरा था और उन्होंने युवा वोटरों को लुभाने के लिए 6 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। क्या है वो घोषणा, केजरीवाल से ही जरा सुन लीजिए। को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है। इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यह पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने गया था यार। नौकरी देने वाले आपस में मिल सकें। और मैं तो एक तरफ केजरीवाल रोज नए नए ऐलान कर रहे हैं, उधर विपक्षी पार्टियां ऐलान को चुनावी जुमला बता रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली मॉडल को केजरीवाल उत्तराखंड में लागू कर पाएंगे और क्या दिल्ली की तरह उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी करिश्मा करने में कामयाब होगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। घोषणाएं करना तो बहुत आसान है ना। घोषणाएं तो बहुत हुई 2021 से यहाँ घोषणाएं हो रही हैं। ये राजनीति, हमारे राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने सिर्फ घोषणाएं तो की हैं। घोषणाओं के अलावा ऐसा कौन सा काम करा है इस प्रदेश के लिए? वही घोषणाएं करने ये हमारे दिल्ली से भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी। तो पूरी जो करे वो घोषणाएं मानी जाती है। ये घोषणा की थी और ये कर दिया। करने और करने में और करेंगे में बहुत फर्क है। घोषणाओं का सवाल है। निश्चित रूप से उत्तराखंड प्रदेश पिछले 4.5 वर्षों में जितने भी हम मूलभूत समस्याएं हैं इस प्रदेश की, उन सभी समस्याओं पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो जनता है, इस प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी आम जनता है, आम लोग हैं, वो सभी लोग राष्ट्रीय दलों पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय दल है। उसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस प्रदेश को जिस प्रकार स्नेह अपना दिया है और जिस प्रकार से इस प्रदेश की प्रगति में वो काम कर रहे हैं लगातार, मैं समझता हूँ कि आप हों या कोई अन्य पार्टियाँ, उनका कोई स्थान उत्तराखंड में कम से कम मुझे नहीं लगता कि बनेगा। लगातार तमाम सवाल बड़े यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जिक्र किया जा रहा है कि हम आने वाले वक्त में अगर चुनाव जीतते हैं तो हम किस तरीके से जो उत्तराखंड की दुर्दशा खराब हुई है उसे सही करेंगे। तमाम वादे किए हैं, क्या क्या वादे किए गए हैं ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ऐलान यहाँ पर लगातार कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर
जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम 5,000 रुपए युवाओं को देंगे, 3,000 यूनिट मुफ्त कर दी जाएगी बिजली और माफ होंगे पुराने बिजली के बिल। ये तमाम 6 घोषणाएं जो हैं यहाँ पर की गई हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उत्तराखंड के दौरे पर गए थे। सियासी दाव पेंच जो है लगातार तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ऐसे में विपक्ष की तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि ये जो दिल्ली का मॉडल अपनाने की कोशिश कर रही हैं अरविंद केजरीवाल, वो उत्तराखंड में काम नहीं करेगी। हमारे साथ फिलहाल 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से तमाम जो सियासी दावपेच खेले जा रहे हैं इसका फायदा किस तरीके से आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त जोगेंद्र सिंह पुंडरीक जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोगेंद्र जी। और वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो संजय भट्ट जुड़े हुए हैं जो कि आपका पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। संजय जी, इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके से सही करेंगे उत्तराखंड की दुर्दशा जो खराब हो रखी है, और आखिर क्या खराब है फिलहाल उत्तराखंड में? उत्तराखंड बने हुए 20-21 साल हो गए हैं। पिछले 20-21 सालों से यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें रही। 11 मुख्यमंत्री और 8 राज्यपाल हमें मिले इन 20 सालों में, जबकि 4 मुख्यमंत्री होने थे लेकिन 11 मिले। उन सबको उत्तराखंड झेल रहा है। उत्तराखंड की जनता उनके लिए टैक्स देती है और वो सुविधाएं आज तक ले रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें तो एक महिला जो प्रसव पीड़िता होती है, प्रसव के दौरान होती है, उसे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कंधे पर उठाकर डांडी कांडी में ले जाना पड़ता है, तब वो पक्की रोड पे पहुंचती है। और रोड पे पहुंचने के बाद उससे कई किलोमीटर दूर जाकर हॉस्पिटल पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेगी। कभी बस में बच्चा जन्म हो जाता है तो कभी सड़क पर होता है, कभी कहीं दूध की गाड़ी में होता है, और कहीं कहीं तो जच्चा बच्चा की मृत्यु ही हो जाती है। और दूसरी बात करें तो स्वास्थ्य के हालात इतने खराब हैं। स्वास्थ्य की बात कर ली, शिक्षा के हालत इतना खराब है कि लगभग 5,000 सरकारी स्कूल पिछले 20 सालों में उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं। और अगर बात करें कि पिछले 5 साल की, तो 5 साल में 30 पुल अभी तक गिर चुके हैं इस पौने 5 साल में। तो ये हालात रहे हैं। और दूसरा देखिए, जब पहली चुनी हुई सरकार कांग्रेस की आई तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इन्होंने 56 घोटाले किए। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर भाजपा ने आरोप लगाया कि इन्होंने 65 घोटाले किए। तो ये घोटालों को एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अभी आप हाल ही में सुन भी रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत जी तो ढेंचा ब्रिज घोटाले में आरोपी थे और मैंने 2 पन्ने का लेटर लिख के उनको बचाया। हरीश रावत जी ने त्रिवेंद्र जी के पक्ष में बयान दिया कि नहीं वो घोटाले के आरोपी नहीं थे। अब हरीश रावत जी क्योंकि मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उन्हें बरी किया, तो वो कैसे आज कह देंगे कि हाँ जी वो तो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त थे और मैंने उन्हें बचाया? ये तो कह ही नहीं सकते वो। लेकिन अगर पूरे 5 साल के आप चिट्ठा उठा के देखते हैं जी। जोगेंद्र जी ठीक है। जोगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया है, जो घोषणा की गई है, वो जुमलेबाजी है। ऐसे में आपने सुना किस तरीके से संजय जी हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि कितनी खामियां उत्तराखंड में, फिर आपने क्या किया? देखिए, ये तो आपने देखा ही होगा कि चुनाव के समय केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को आज उत्तराखंड और उत्तराखंड के बेरोजगार और यहाँ के पलायन की सुध आई है कि 4 साल 4.5 साल से अभी तक कहाँ थे। ये तो चुनाव के समय उठ के खड़े आए हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू से नीति रही है, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, तो भारतीय जनता पार्टी और आंदोलनकारियों ने जिस प्रदेश को बनाया, जिस घर को अपने हाथ से बनाया हो, तो उससे अच्छा बेहतर कोई नहीं सोच सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार, अभी आपने देखा होगा कि 22,000 नियुक्तियों के लिए उन्होंने बोला। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमने अपने जो पलायन आयोग हमने बनाया है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने लगभग 25 लाख से और 10 लाख रुपए तक का ऋण, और जो किसानों के जो हमारे युवा थे और जो ग्रामीण क्षेत्र में थे उनको अगर तो स्वयं सहायता समूह के हिसाब से 3 लाख से 5 लाख रुपए तक के ऋण की हमने हमारी सरकार ने काम किया है। अगर जो आप देखो तो 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन होम स्टे, बिना ब्याज का ऋण, किसान भाइयों को ऋण, और ये सारा काम हमने अपने प्रदेश और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार माननीय सिंह रावत जी ने एक बहुत अच्छी पहल की थी और उसको आज हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं अभी सुन रहा था
कि किस प्रकार से केजरीवाल आए और उन्होंने कहा कि मेरे को राजनीति नहीं आती। राजनीति इनको खूब आती है। हमने देखा शाहीन बाग में इनकी राजनीति, हमने देखा उस समय दिल्ली के दंगों में जब हमारे दिलबर सिंह नेगी को किस प्रकार से इन्होंने प्रताड़ित करके मार दिया गया। लेकिन मैं उस और ना जाते हुए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें राजनीति नहीं आती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिसने इस प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज हम उन आंदोलनकारियों के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह और लगातार उनका मार्गदर्शन जो उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए आज हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे बेरोजगार जो थे उनको माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने देखा होगा कि कोविड के कठिन कार्यकाल में 1 वर्ष की अभी छूट दी गई है कि वो जो समय हमारा कोविड के समय खराब हुआ, ठीक है, उसमें भी हमने ठीक है, 1 वर्ष की छूट दी गई। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो दिल्ली में हमारे दिलबर सिंह नेगी के साथ हुआ और वो कह रहे कि राजनीति नहीं करनी आ रही, हमारे प्रदेश का एक एक जवान अपनी सीमा पर, इस देश की सीमा पर खड़ा रहता है, वो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले आज वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं, चहुमुखी विकास की बात करते हैं, वो इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात कैसे करने आगे। आज वो देवभूमि उत्तराखंड के लोग पूरे विश्व में सनातन संस्कृति के दोहक हैं। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वोटर सपोर्टर प्रदेशवासियों की ओर से यह आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड इस प्रकार के लोगों के पांव यहां पर नहीं जमने देने की, जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है भट्ट साहब, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुश्किलें, तमाम चुनौतियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सामने, एक तरफ जहां पर लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस का वर्चस्व हमने देखा, बीजेपी का वर्चस्व फिलहाल देख रहे हैं, आपके लिए कितनी चुनौतियां यहां पर साबित हो, यहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, सही बात यह है कि जिस प्रकार से आपने जो सवाल किया उससे पहले जोगिंदर सिंह पुंडीर जी ने जो बात उठाई उसके बारे में भी जवाब दे दूं, क्योंकि स्वर्गीय दिलबर सिंह नेगी जी की बात की जिनका दिल्ली में हत्या हो गई थी। तो मैं आपके माध्यम से पुंडीर जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के पास से दिल्ली पुलिस है और अमित शाह जी दिल्ली पुलिस को देखते हैं। जिसने ये कुकर्म किया है उनको तुरंत फांसी चढ़ाए, क्यों नहीं चढ़ाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो कही कि भाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तुष्टीकरण की नीति है, यहाँ पर नहीं जम पाएंगे और ये भाग गए, यहाँ इन्होंने कुछ किया नहीं है और ये आए नहीं थे यहाँ पर, अचानक चुनाव के दौरान है। मैं आपको के माध्यम से बताना चाहूंगा इन्हें कि पहली बात तो ये है कि जब लगातार मनीष सिसोदिया जी यहाँ आए और मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 0 वर्क सीएम है, 0 वर्क और 5 काम सिर्फ गिना दें, तो इनके मंत्री जो उस समय थे, आज जो अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, उन्होंने कहा मैं दिल्ली गिन लो या यहाँ गिन लो, जहां आप कहें वहां पर गिनवा दूंगा। फिर जब मनीष सिसोदिया जी ठीक है भट्ट साहब, आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त दीप बोरा जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दीप बोरा जी का क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है जोगेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास। ठीक है जोगेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास। दीप बोरा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्कार। दीप बोरा जी, आपको ठीक है। दीप बोरा जी, आपको क्या लगता है अगर अरविंद केजरीवाल आकर यहां पर 6 घोषणाएं करते हैं तो क्या जनता उनको चुनेगी? देखिए, पहले तो केजरीवाल साहिब को समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल दिल्ली से अलग है। अगर आप न्यू दिल्ली से उसकी कल्पना करेगी जहां पे 5 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे यहाँ तो 125 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 30-35 लाख लोग बाहर हैं। 1.25 करोड़ उस 1.25 करोड़ कह रहा हूँ, वो आबादी कम से कम 65 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। और करेक्ट, सबसे पहली बात ये है कि आप देखिए हमारे पास टैक्स कितना आता है, सरकार कितना राजस्व प्राप्त करती है। दिल्ली में तो तरह तरह के राजस्व वहां पे हैं और जनता भी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि आप कहां से पैसा निकालेंगे? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तरह शराब डबल से ट्रिपल महंगी कर देंगे, या आप और ठेके खोल देंगे? आप एक बार आते हैं मैं ये फ्री दूंगा, फिर दूसरी बात आते हैं मैं ये फ्री दूंगा। जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी न्याय योजना की बात करते हैं तब ये जोर जोर के चिल्लाते हैं, इनको करंट लगता है कि भैया ये क्यों ये बात कर रहे हैं न्याय योजना की। जब पेंशनों की बात आती है, हम दूसरी पेंशनों को आगे बढ़ाते हैं, तब इनको करंट लगता है। सबसे पहले केजरीवाल साहिब को भौगोलिक स्थिति समझनी पड़ेगी। आप आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएंगे, कहने में क्या जाता है, जो मर्जी कह के चले जाओ, क्योंकि आपको पता है कि आप सत्ता में तो आ नहीं रहे हो। प्रमुख पार्टियां
भाजपा और कांग्रेस है, इनके लोगों को यह है कि भाजपा और कांग्रेस को ठीक गाली है। देते रहो ठीक है। और अपना उल्लू सीधा करते रहो। आने में क्या तीसरी बार आएंगे, ठीक है तीसरी दीपक बार जी। और कह देंगे मैं इतनी की पेंशन दे दूंगा। ठीक तो है। ये केजरीवाल जी ने ये अपनी पकड़ रखी है, कब तक चलेगी जनता देख रही है ठीक है उत्तराखंड की। भट्ट साहब जल्दी से। जी देखिए, एक तो दीप भाई ने ये कहा कि सबसे ज्यादा पेंशन, आप दीप भाई को बताना चाहूंगा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पेंशन है 2500 3000 पेंशन, वृद्धावस्था हो या 2200 रुपए है संजय भाई, 2200 रुपए, और दूसरी हरियाणा पेंशन में है भी इतनी है। जो सबसे ज्यादा है। और दूसरी ये दीप भाई जो एक बात और कह रहे थे कि आने में क्या जाता है और पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है और जनता के मन में भी उठना चाहिए और सवाल होने चाहिए। ये दीप भाई का बिल्कुल सही सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा इतनी फ्री बिजली देने के लिए और 5000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए। तो दिल्ली का जो एक क्या नाम आपका फ्लाईओवर बनना था वो 325 करोड़ का बनना था। जब वो पूरा हुआ इन टाइम पूरा हो गया, वो 200 करोड़ में बना, यानी 125 करोड़ बच गए। मैं आपको माध्यम से दीप भाई को बताना चाहूंगा कि 2011 में मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई टिहरी की एक रोड की थी, 11 करोड़ की रोड थी और उसका भुगतान हुआ 28 करोड़ रुपए। आप दीप भाई हरिद्वार बाईपास रोड जाके देखिए, 9 साल से बन रहा है, आज तक नहीं बना। देहरादून से हरिद्वार हम जाते हैं, वो बना है फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर 200 करोड़ का बनना था। चलिए ठीक है, 1200 ठीक है, समय की बहुत कमी, माफ कीजिएगा। आप यानी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो तमाम लगातार बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जो बयान दिए गए, जो घोषणाएं कर दी गई, क्या उसका फायदा आने वाले वक्त में जनता को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने तमाम घोषणा करने के बाद एक दाव चला जिसको विपक्ष कह रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। एक ब्रेक।